हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम संगम काल और यानी कि साउथ इंडियन हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। इसमें जो भी आपको दिक्कतें आती है नाम याद करने में और इतनी सारी हिस्ट्री है, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर कर जाएंगे। इसमें हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं जो हर बार पेपर में पूछी जाती हैं और वही चीज़ें याद करके बस आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे हर एक एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम संगम काल की। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये साउथ हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका महापाषाण काल के बाद जो 300 BC से लेकर 300 AD तक का टाइम है, इसी को ये संगम काल कहा जाता है। यानी कि जो 600 वर्ष का समय था, इसी को ही क्या कहते हैं, हम संगम काल कहते हैं। तो बेसिकली संगम काल में 3 राज्यों का जिक्र देखने को मिलता है हमें, चोल, पांड्य और चेर राज्य का। और ये किसके किनारे पर बसे हुए थे, किस नदी के तट पर बसे हुए थे? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के ये तट पर बसे हुए थे। कौन कौन से आपके? चोल, पांड्य और चेर। अगर हम इनके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो भौगोलिक विस्तार देखो, इसे समझते हैं कि ये जो एरिया है ना हमारा, ये भारत का कोस्टल एरिया है। थोड़ा सा गलत बन गया है, उसकी कोई बात नहीं। तो देखो, इसमें जो केरला वाला इस साइड का आपका केरल है, ठीक है। यहाँ पे से आपका तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तो बेसिकली और इधर से आपका उड़ीसा और कर्नाटका वाला एरिया है, ठीक है। तो कर्नाटका वाला एरिया और ये तमिलनाडु और केरला वाले एरिया में, इसी में ही मतलब ये थे ये राज्य। तो अब देखो, ये जो चेर था वो इस साइड को था, यानी केरला वाले साइड में था। तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी वज्जी और तूंडी। और प्रतीक था आपका धनुष। और पोर्ट की हम बात करें, पोर्ट यानी बंदरगाह, ये लोग उस वक्त भी समुद्री व्यापार क्या करते थे। और बेसिकली आप देखोगे भी तो श्रीलंका जैसी जगहों पे, इंडोनेशिया जगह जैसी जगहों पे भी इनके क्या आते हैं, आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, फिर भी उसे बहुत ही मतलब ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता हमारे इस साइड को। फिर भी मतलब आप सोचेंगे कि थोड़ा बहुत आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आपसे सवाल करें कि मुगल बादशाह ये कौन कौन क्या क्या था, तो आपको याद होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि संगम में चेर राज्य का एक भी फेमस राजा का नाम बता दीजिए, तो बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों को याद हो। तो आपको कोशिश करनी है कि कुछ तो मेन राजाओं के नाम आपको याद हो ही जाए। तो देखो, पहला जो हमारा वो है, क्या था, राज्य चेर है और उसकी कैपिटल वज्जी और तूंडी है। वज्जी और तूंडी 2 कैपिटल्स हैं, ठीक है। प्रतीक की बात करें तो धनुष है, और पोर्ट यानी बंदरगाह की बात करें तो वज्जी, तूंडी और मुजारिस, ये 3 इनके बंदरगाह थे, ठीक है। और पांड्य राज्य की बात करें तो इनकी कैपिटल थी मदुरई, ठीक है। बहुत ही नाम सुना होगा मदुरई का ना आपने, ठीक है। प्रतीक की बात करें तो मछली, जो इनका प्रतीक था वो मछली था। और पोर्ट की बात करें तो सालीपुर और कोलची, ठीक है ना। तो सालीपुर और कोलची किसके प्रतीक थे? तो मदुरई यानी कि आपके पांड्य राज्य के थे। चोल राज्य की बात करें तो इनकी कैपिटल थी उदयपुर और प्रतीक था आपका बाघ। और पोर्ट की बात करें तो पुहार और अरिकामेडू, ठीक है ना। तो ये 2 इनके क्या थे, पोर्ट थे चोल राज्य के। आप संगम की बात करते हैं कि देखो कितने संगम हुए थे, तो संगम हुए थे आपके 3 संगम हुए थे। पहला संगम हुआ था आपका मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अगस्त्य ऋषि करते हैं। और ये हुआ कितने साल पहले था? तो 4440 साल पहले हुआ था। और इसका जो मेंबर्स थे, इसमें 549 मेंबर्स थे। वैसे अभी इसके जो उस वक्त पे इन संघों में जो बुक्स लिखी गई थी वो अवेलेबल नहीं है, बट इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये संगम कराए गए थे, ठीक है ना। कई सारे राजाओं के मतलब जो कहानियाँ होती हैं या फिर उनके जो रिलेटेड उनके ग्रंथ होते हैं, उनमें कई सारी जगहों पे जिक्र मिल जाता है। अब बात करेंगे तो कपाटपुरम यानी अलावाई की, इसमें जो एक व्याकरण लिखी गई थी उसका नाम था तोलकप्पियम। और जो व्याकरण को लिखने वाले थे वो तोलकप्पियर थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कौन सी व्याकरण लिखी गई थी, या तमिल साहित्य या तमिल संगम की कौन सी व्याकरण अवेलेबल है? तो तोलकप्पियम में, ठीक है। 3700 साल पहले ये लिखी गई थी और 59 मेंबर्स जो इसमें अवेलेबल थे। उत्तरी मदुरई की बात करें तो ये तीसरा संगम था और इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो नक्कीलाल करते हैं 1850 साल पहले। और इसमें जो मेंबर्स थे वो 49 मेंबर्स थे। तो ये कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके तीनों संगमों से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट फर्दर, महापाषाण काल के बाद 300 BC से 300 AD के बीच के काल को क्या कहते हैं? संगम काल कहते हैं। संगम का अर्थ क्या होता है? मिलन या फिर तमिल कवियों का संघ, ठीक है। ये सवाल एक बार शायद कहीं पूछा भी गया है कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो
तमिल कवियों का संघ जो होता है वो संगम कहलाता है। हमने कोशिश की है कि सिर्फ वही चीज़ें हों जो मतलब आपके पेपर में पूछी जाती हैं, फालतू इन्फॉर्मेशन को हमने साइड किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा फोकस करके हर एक पॉइंट पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 197 यानी कि 197 शासकों ने 3 संगम कराए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तमिल ग्रंथ है एक आपका एरे नार नाग्योरुल, ठीक है, तो ये था। और इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग खुद चेक कर लेना सही से। और मतलब आपको बस ये याद रखना है कि जब ऐसा नाम आए तो दैट मीन्स कि यहाँ से ही जानकारी मिलती है हमें कि 3 संगम कराए गए थे 197 पांड्य शासकों के द्वारा, ठीक है, जो कि कितने साल पहले हुए थे, तो 9990 साल तक चले थे ऐसा बताया जाता है। अब कितना सच है ये नहीं पता हमें, ठीक है। चेर शासक की बात करें तो देखो चेर शासकों से रिलेटेड सवाल सीधे आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट शासक कौन था, या फिर शासकों का नाम दे देगा, आप बोलेगा चेर चोर पांड्य ये किससे रिलेटेड थे, तो आपको बताना होता है। तो सबसे फेमस नाम है इसमें उदयनचेरल, पूछा जाता है हर बार, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। पिछले साल प्रीवियस ईयर के पेपर में भी मतलब यूपी उत्तराखंड पीसीएस के प्री वाले एग्जाम में भी पूछा गया था कि उदयनचेरल का संबंध किससे है, तो चेर शासक था ये, इसे महाभोज कहते हैं, ठीक है। नेडूचेरल की बात करें तो इसे अधिराज कहते हैं, ठीक है। इतना भी याद रखोगे ना कि जो उदयनचेरल है और जो नेडूचेरल है ये सब किससे रिलेटेड है, चेर शासक है, तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है डायरेक्टली। अब ये थोड़ा ये भी याद कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसे महाभोज कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अधिराज कहते हैं नेडूचेरल को। शेख गुटवन की बात करें तो इसे लालचेर कहते हैं। इसने पत्नी पूजा यानी कि कंगड़ी यानी खटगी या कंगड़ी जो भी आप पढ़ सकते हो इसे, पूजा शुरू की थी, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट इनका फेमस था वो आदि गेमन था। भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो आदि गेमन ने की थी। तो डायरेक्टली सवाल बन सकता है, पता ही है, ठीक है। कहते हैं हम चोल शासकों की। तो देखो चोल शासक की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है वो आपका कार्यकाल है, जिसका एक पैर जला होता है उसे क्या कहते हैं, कार्यकाल कहते हैं, ठीक है। इसने क्या काम किया था, तो इसने श्रीलंका के 11 राजाओं को पराजित कर दिया था और वहाँ से क्या था 16,000 सैनिकों को लेके आया था और कावेरी नदी के तट पर डैम बनवाया था और कुहार नगर बसाया था। कई बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल बने हैं कि किसने 11 राजाओं को पराजित किया था श्रीलंका में जाकर, या फिर किसने कावेरी नदी पे पहला डैम बनवाया था, या फिर कुहार नगर किसने बसाया था। कई सारे सवाल बने हैं कार्यकाल से, तो आपको पता होना चाहिए क्या था, एक चोल शासक था आपका। पांड्य शासकों की बात करें तो नेडियोमन, ठीक है, नेडियोमन इसने समुद्र पूजा की थी, तो बस इससे रिलेटेड यही एक फैक्ट है, याद रख लेना, ठीक है। नेडिनेलियन इसने क्या काम किया था, इसने केवलन को मृत्यु दंड दिया था। तो व्यापारी था ये, रोम का ट्रेड करने वाला, तो केवलन ये आया था इसके राज्य में, इसे इसने क्या किया था कि मृत्यु दंड दे दिया था। तो देखो थोड़ा सा नाम याद करना आसान है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो नेडी वाले हैं ये सारे पांड्य हैं, और चोल में एक ही इंपॉर्टेंट है करिकारल, और कुछ भी आता है उदयनचेरल वाला कुछ भी तो चेर शासक होते हैं, ठीक है। इतना याद रख लेना क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है, मिलान करने के लिए आ जाता है कि ये राजा कौन से वंश से संबंधित है, ठीक है। जब वहाँ पे सामने गुर्जर प्रतिहार ये वो जो पाल वंश ये वो सारे लिखे होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो अब देखो अब महाकाव्य की बात करते हैं, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। लिटरेचर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वंश की जानकारी के लिए, तो इसलिए उससे सवाल बनना लाजमी होता है और पूछा भी जाता है। तो जैसे ये देखो ये भी कई बार पेपर में आई है कि शिल्पाधिकारम मतलब क्या था, तो ये इलंगोदिगल, इसे नुपुर की शादी भी कहते हैं, ये था ये, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि किसी नुपुर की शादी कहते हैं तो वो शिल्पाधिकारम को कहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं मणि मेखले की, तो ये क्या था, सीतने सैलार मतलब सीतने सलनार था ये, ठीक है। और जीवक चिंतामणि की बात करें, देखो ये जो मणि मेखलाई थी इसे इसने लिखा था सीतने सैलनार ने, और शिल्पाधिकारम को इलांगो अधिगल ने लिखा था, ठीक है। और जीवक चिंतामणि क्या था आपका, जिसको किसने लिखा था, तिरुको देवल ने। तो इससे बस इतना याद रखना, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। कल्चर की बात करते हैं हम, तो कल्चर देखो 4 भागों में बटा था। तो पहला आपका जो शुंग थे वो ब्राह्मण थे, और अरसर जो थे वो योद्धा थे, और बेनीगर आपके व्यापारी थे, और बल्लाल आपके किसान थे, ठीक है। किसानों में फिर अलग अलग डिवीज़न था, बेल्लार और एक और था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, दास प्रथा अवेलेबल थी। अगर पूछा जाता है कि क्या
साउथ इंडियन उसमें क्या आता है राज्यों में दास प्रथा थी, तो दास प्रथा हाँ थी, ठीक है। स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो पितृसत्तात्मक जगह थी, ठीक है। विदुषी स्त्रियों के नाम क्या थे, अवेयर और नचलेयर, ठीक है। विवाह क्या था, एक विवाह था, कारणम आपको बोलते थे उसे, ठीक है। विवाह को कारणम कहते थे, प्रेम विवाह को पंचतीर्णाएं कहते थे, ठीक है। वैश्य वृत्ति को आपका प्रत्ययर कहते थे और नर्तकी को कणिगोचर कहते थे, ठीक है। नगर के बीच में वृक्ष लगाते थे ये लोग, और कुदीवरम यानी कि उसे क्या बोलते थे, कवलमरम कहते थे। और धार्मिक जीवन कैसा था इनका, तो जैन बुद्ध और नाम मात्र के लिए थे, और ये कहते हैं आपका सरस्वती पूजा करते थे। मुख्य क्या था इनका, तो आपका ये था आपका कार्यबल यानी कि विजय की देवी की पूजा क्या करते थे ये लोग। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि थी इनके उपजाऊ, एक हाथी के बैठने की जितनी जगह पर 7 व्यक्तियों को गुजारे, यानी कि इनकी जो आर्थिक जीवन था बहुत ही समृद्ध था। बेसिकली इनके यहाँ पे ऐसी फर्टाइल ज़मीन थी कि जहाँ पे एक हाथी बैठता वहाँ से ही 7 लोगों का अनाज मतलब वो पैदा हो सकता था, इतना ज़्यादा मतलब उपज होती थी इस जगह पे, तो ये आपको ध्यान रखना। अवनम क्या आता था, व्यापारी ट्रेड था जो अवनम कहलाता था। टाइप ऑफ सोइल की बात करें तो पहली सोइल थी कुरिची जो कम उपजाऊ हुआ करती थी, मरुदम जो थी वो मैदानी भूमि थी, और नेतल आपके समुद्र तट के जो भूमि थी उसे कहते थे, और पाले रेगिस्तानी को, अम्बुलय चारगाह वाली, ठीक है। मुख्य उद्योग की बात करें तो वस्तु उद्योग, ठीक है, उरमर महिलाएं का कार्य करती थी, और उद्योग क्या थे आपके, नमक शराब, ये सारे जो इनके उद्योग थे। ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड क्या करते थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चेर वाले क्या करते थे, वज्जी तोंडी और मुजारी से, यानी 3 पोर्ट से आपका ट्रेड किया करते थे। पांडे जो थे वो आपके सालिमुर और कोलची से, और चोल आपका आरकेडी और पोहार से, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था। एक्सपोर्ट क्या करते थे, तो मोती, हाथीदांत और मसालों का एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि निर्यात क्या करते थे, हाँ, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात क्या करते थे। तो देखो मोती, हाथीदांत और मसाले एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट क्या करते थे आपका घोड़े, शराब, सोना और शीशा, ये सारे के सारे ये चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे। और प्लिनी ने क्या लिखा है, देखो नेचुरल हिस्ट्री में इसकी जानकारी दी है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ के राज्यों की जानकारी मिलती है। और बुक की बात करें तो पेरिवरल ऑफ द एरिथेरमानसी, ये जो मतलब बुक है इसका राइटर अज्ञात है ये, ठीक है। इसमें आर्किमेडीज की जानकारी मिलती है। अब व्यापारी की बात करें तो एक समूह वाणिक चाहू था, ठीक है। व्यापार जो होता था ये यमन के यहूदियों बिचौलियों का कार्य था, यहाँ से व्यापार हुआ था करता था इनका, ठीक है ना। टैक्स की बात करते हैं तो सीमा शुल्क क्या कहते हैं, लागू कर जो था इनका, ठीक है। 3 लागू करते हैं इनके, सॉरी 3 लागू कर रहा मैं, उलूक कर बोलते थे इसे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गई, वो सीमा शुल्क को उलूक कर कहते थे, और पदकर को शुभम कहते थे। कोषागार की बात करें तो कुंभकोणम कहते थे उसे। और प्रशासन की बात करते हैं, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, तो प्रशासन देखो राजतंत्रात्मक था, ठीक है। सर्वे सर्वा हुआ करता था राजा, और निरंकुश होता था, ठीक है। युगराज, मंत्री, कवि के तुल्य होते थे ये सब। और राजा की उपाधि क्या थी, तो को मन्नम वेदा, ये सब राजा की उपाधि थी। राजा क्या था आपका जीवन काल उत्तराधिकारी होता था। कोमुहान अन्य पुत्रों इलोगो कहलाते थे। ये तो थी संगम काल से रिलेटेड जानकारी थोड़ी बहुत, जो भी आपको मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वहीं पे हैं जहाँ पे क्या आते हैं आपको भौगोलिक स्थिति, और कुछ क्या था शासकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से वही पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। और अगर आपको क्या आता है नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।